चुड़ैल माँ का बंटवारा। सीतापुर नाम के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में शांता और उसके 2 बेटे और उनका परिवार रहता था। शांता के बड़े बेटे और बहू का नाम विजय और वीना था। शांता के छोटे बेटे का नाम रवि और बहू का नाम रीना था। शांता की एक बेटी भी थी जिसका नाम नीमा था। नीमा की शादी की उम्र हो गई थी और घर वाले उसके लिए लड़का देख ही रहे थे। शांता के दोनों बेटे अपनी जिंदगी में मस्त थे। वो हर वक्त बस अपनी बीवियों की ही सुनते थे। एक दिन की बात है जब शांता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। शांता अपने कमरे में लेटी अपने बेटों और बहुओं को आवाज देती रहती है, पर उनकी कोई नहीं सुनता। फिर जैसे ही उसका बड़ा बेटा ऑफिस के लिए निकलता है, तभी शांता उसे रोककर अपने पास बुलाती है। विजय बेटा, विजय, जरा मेरे पास तो आ बेटा। देख, तेरी माँ कल से बीमार पड़ी है, पर तेरी बीवी ने एक बार भी आकर नहीं देखा। ओहो माँ, क्या है आपको? अभी मैं ऑफिस के लिए निकला भी नहीं हूँ, या आपने अपनी बहू की बुराई करना शुरू कर दिया? नहीं बेटा, मैं बुराई नहीं कर रही, पर ये तो देख मैं कितनी बीमार हूँ। ठीक है, फिर जाकर दवाई ले आओ ना। ले लो मुझसे पैसे। नहीं नहीं, तू ऑफिस जा, रहने दे, मेरे पास पैसे तो हैं। विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर उसके बाद रवि अपनी दुकान के लिए जाता है। शांता इस बार रवि को आवाज देकर बुलाती है। रवि बेटा, रवि, जरा इधर तो आ। हाँ माँ, बोलो। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे स्कूटर पर बिठाकर दवाई दिलवा लाएगा क्या? अरे माँ, अभी भैया भी तो निकले थे, आप उनको भी तो बोल सकती थी। हर काम के लिए बस आपको मैं ही दिखता हूँ। मैं पहले ही कम परेशान हूँ क्या? आपकी बहू की दवाई ला ला कर मेरी जेब खाली ही रहती है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद देख लूंगी। शांता बेचारी अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और खाने के लिए बहुओं को आवाज देने लगती है। दोनों बहुएं रसोई में पकौड़े बना रही होती हैं। अरे वीना दीदी, देखना, ये सुबह से चिल्लाई जा रही हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया इन्होंने। अरे इनको चिल्लाने दे, इनकी लाडली बेटी है ना, वो ऑफिस से आएगी तो खुद देख लेगी अपनी माँ को। सुबह से शाम हो जाती है। अब नीमा भी ऑफिस से घर आ जाती है और सबसे पहले अपने माँ के कमरे में जाती है। नीमा की माँ की हालत बहुत ही बुरी होती है। नीमा उनकी ये हालत देख घबरा जाती है और उसी वक्त उनको स्कूटी पर बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर नीमा को कुछ टेस्ट करवाने को कहता है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उसकी माँ को कोई दिल की बीमारी है और वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगी। नीमा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो खूब रोती है। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया? इस दुनिया में बस वही तो मेरी अपनी है और उनको भी तू मुझसे छीन रहा है। नीमा घर जाकर सबको ये बात बताती है। अपनी माँ के मरने के दुख से ज्यादा सबको जायदाद के हिस्से की चिंता हो जाती है। दोनों भाई और बहुएं हिस्से के लिए आ जाते हैं। शांता को ये सब देख बड़ी तकलीफ होती है, पर वो कर भी तो क्या सकती थी। दोनों भाई और बहुएं उसके सामने चूहे बिल्ली की तरह मकान और जेवर के लिए लड़ रहे थे। उनको देख शांता की तबीयत और बिगड़ जाती है। नीमा चिल्लाती रह जाती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता और शांता वहीं अपना दम तोड़ देती है। नीमा फूट फूट कर रोने लगती है। उसका तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अगले दिन उसकी माँ का अंतिम संस्कार होता है। दोनों भाई ये सोचकर बैठे होते हैं कि अब उनको आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद एक रात शांता के कमरे से खांसने की आवाज आती है। खांसने की आवाज सुनकर रवि उस कमरे में झांकता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी माँ के बिस्तर पर एक चुड़ैल बैठी होती है। आजा बेटा, आजा, मुझे दवाई दिला ला। भैया, चुड़ैल, माँ के कमरे में चुड़ैल है। रवि सबको इकट्ठा करके उस कमरे में चुड़ैल को दिखाने लाता है, पर वहां तो कोई भी नहीं होता। कोई रवि की बात पर यकीन नहीं करता। फिर अगले दिन दोनों भाई बैठकर हिस्से की बात करने लगते हैं और नीमा से घर के कागजों और गहनों के बारे में पूछते हैं। मुझे नहीं पता माँ ने घर के कागज और गहने कहाँ रखे हैं। उन्होंने मुझे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता? बस फिर क्या था, पूरा घर माँ के गहने और घर के कागज ढूंढने में लग जाता है। पूरे घर को ढूंढने के बाद अब बारी आती है माँ के कमरे की। सब लोग माँ के कमरे की एक एक जगह छान मारते हैं, पर कागज और गहने कहीं भी नहीं मिलते।
सब थक हार कर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब आधी रात को फिर से माँ के कमरे से हंसने की आवाज आती है। अरे सुनो जी, चलो चलकर देखो तो ये आवाज आ कहां से रही है। वीना और विजय रवि और रीमा को भी उठा देते हैं और सब मिलकर माँ के कमरे के बाहर जाकर ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। मैं दरवाजा खोल कर देखता हूँ। जैसे ही विजय दरवाजा खोलता है तो सामने बिस्तर पर एक चुड़ैल लेटी हुई होती है, जो अचानक उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आ गए तुम सब, क्या हुआ? आज सब बहुत परेशान हो, गहने और कागज नहीं मिले ना? कौन हो तुम? तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो वही सास हूँ जिसकी तूने खूब सेवा की है। मैं तुम सबको तुम्हारी सेवा का फल देने आई हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ से चली जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। चली गई तो कैसे पता चलेगा कि गहने और कागज कहाँ है? नहीं नहीं माँ, आप कहीं मत जाओ। आप हमें बताओ ना कि वो आपने कहाँ रखे हैं। मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है। मैंने सोचा था मैं वो गहने बेचकर चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पर बताऊंगी कि कागज और गहने कहाँ हैं। जब तुम दोनों मेरी सेवा करोगे, मैं जैसा बोलूंगी वैसा करोगे, फिर मुझे जो खुश रखेगा मैं उसी के हिस्से में जाऊंगी और उसी को सब दूंगी। हाँ, हम सब करेंगे आपकी सेवा, बस आप एक बार बता दो वो कागज और गहने कहाँ हैं। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ पहले मेरे लिए खीर बना कर लाओ। बस फिर इतना सुनते ही दोनों बहुएं रसोई की तरफ दौड़ पड़ी और खीर बनाना शुरू कर दिया। दोनों बहुएं अपनी अपनी खीर लेकर अपनी चुड़ैल सास के पास पहुंची और उसके सामने खीर रख दी। दोनों बहुओं के हाथ की खीर मजे से खाकर उनकी मरी हुई सास उबासी लेते हुए बोली, मजा आ गया। अगर ऐसी खीर मुझे मरने से पहले खिलाई होती तो आज कागज और गहने तुम्हारे पास होते। खैर चलो, अब मेरे पैर दबाओ, फिर मैं बताऊंगी कि कागज और गहने कहाँ हैं। इसके बाद फिर रवि और विजय दोनों अपनी मरी हुई माँ के पैर दबाने लगते हैं। जीते जी तो नहीं, पर चलो मरने के बाद ही सही। तुमने मेरी कुछ सेवा तो की, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं। माँ, पर वो कागज और गहने कहाँ हैं? वो तो बता दो, फिर सो जाना। अभी मुझे नींद में कुछ याद नहीं आ रहा। जब मैं सोकर उठूंगी तब बताऊंगी। और हाँ, जब मैं सोकर उठूं तो 4 बजे मेरे नहाने का गर्म पानी मुझे तैयार मिलना चाहिए और नाश्ते में आलू के पराठे हरी चटनी के साथ। इतनी सुबह? कागज और गहने चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, चाहिए चाहिए, हम सब कर देंगे। आप चैन से सो जाओ। बस फिर दोनों भाई घंटों तक अपनी मरी हुई माँ के पैर दबाते रहते हैं और वो मजे से सो जाती है। उसके बाद सब 4 बजे उठकर बैठ जाते हैं। कोई पानी गर्म करता है तो कोई पराठे बनाता है तो कोई चटनी बनाता है। अब तो शांता का भूत अपने दोनों बेटे और बहुओं से दिन रात सेवा कराता। दोनों भाई अपने अपने तरीके से अपनी मरी हुई माँ को अपने हिस्से में लाने की कोशिश करते हैं और उसका बंटवारा करने में जी जान लगा देते हैं। जीते जी शांता को जो सुकून नहीं मिला होता वो उसे टेढ़ा बनकर मिल जाता है। ऐसे ही काम करवाते करवाते दोनों बेटे और बहुओं की हालत खराब हो जाती है। फिर एक दिन जब सब अपने अपने कमरे में थे, तब नीमा अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? आपने तो वो कागज और गहने मुझे दे रखे हैं, पर आपने मुझे ये सब दोनों भाइयों को देने को क्यों मना किया हुआ है? क्योंकि वो इस लायक नहीं है। मुझे जिंदगी भर इन्होंने जरा सा भी सुख नहीं दिया। इनकी बहुओं ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब जब लेने की बारी आई तो ये कैसे मेरे आगे पीछे नाच रहे हैं। पर अब क्या फायदा, अब तो मेरी जान जा चुकी है। मरने के बाद तुम कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है बच्चों को जीते जी करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए, जैसे तूने किया, बिना किसी लालच के। इसलिए इसकी असली हकदार तू है। इनके हिस्से बस सजा होनी चाहिए और कुछ नहीं। सब लोग उनको ये बातें सुन लेते हैं और गिड़गिड़ाते हुए अंदर आते हैं। वो अपने किए की बहुत माफी मांगते हैं, पर उनकी माँ उनको माफ करने के लिए राजी ही नहीं होती। उसके बाद नीमा को अपने भाई और भाभीयों पर बहुत ही तरस आ जाता है।
वो अपनी माँ से उन सबको माफ करने को कहती है। नीमा से किसी का दुख देखा नहीं जाता। नीमा के आंसू देखकर उनकी माँ अपने बहू और बेटों को माफ कर देती है और नीमा से वो कागज और गहने लाने को कहती है। नीमा जैसे ही सब लाकर अपने भाइयों के हाथ में रखती है तो वो दोनों अपनी माँ के कदमों में गिर जाते हैं। नहीं माँ, इसकी असली हकदार नीमा ही है। सच में हम इसके काबिल नहीं हैं। अब हम अपने कर्ज खुद कमा कर उतारेंगे और ये गहने नीमा के पास ही रहेंगे। बल्कि ये घर हमेशा नीमा के नाम ही रहेगा, ताकि वो कभी भी शादी के बाद हक से आकर यहाँ रह सके। ये सब देखकर शांता की आत्मा को जो सुकून मिलता है उसे जीते जी कभी नहीं मिला होता। वो सबको आशीर्वाद देकर गायब हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर नीमा की अच्छे से शादी करते हैं और दोनों भाभियां भी उसको खूब प्यार देती हैं। चुड़ैल माँ का बंटवारा। सीतापुर नाम के एक छोटे से